हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बीपीएससी पहले वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब है कि कथन और कारक के रूप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। यह एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में इसने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया था और मानवाधिकारों के नए सिद्धांत, स्वतंत्रता, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, उसके बारे में उपदेश दिया था। फ्रांस की क्रांति के समय लगभग 1776 ईस्वी में अमेरिका में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1783 ईस्वी में उसी समय ब्रिटेन के समय उपनिवेशों के स्वाधीनता ने फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। और फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था ब्रिटेन के खिलाफ। और फ्रांसीसी क्रांति के कुछ राजनीतिक कारण थे, जिसमें लुई 14वां और लुई 16वां के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, तो राजनीतिक कारण और लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतोनियत के बारे में पढ़ेंगे। संसद की बैठक 175 वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी। ये सब हम लोग फ्रांस की क्रांति का पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वतंत्र प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो सन 1789 ईस्वी में। और ये फ्रांस कहाँ है? तो यूरोप में, और यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति को क्या कहा जाता है? तो मतलब डेफिनेशन क्या मिलता है फ्रांस की क्रांति से? तो इस क्रांति ने एक युग का अंत और दूसरे युग का मार्ग प्रशस्त किया था, यह फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस में उस समय राजतंत्रात्मक शासन था, राजतंत्र का व्यवस्था था। और फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचार क्या दिए थे? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार दिए थे। और मानव अधिकार के नए सिद्धांत, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है। इसमें बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्रिप्टिव के रूप में, कथन कारक के रूप में, कि मानव अधिकार के नए सिद्धांत, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, किस क्रांति से संबंधित है? तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव ये सब पढ़े हुए रहेंगे तभी ये बना सकते हैं। तो किस क्रांति के देन है? तो फ्रांस की क्रांति। और आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे राष्ट्रवादी क्रांति हुए थे। क्रांतियां सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। सन 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये इम्पोर्टेंट है। और सन 1783 से ब्रिटेन के विरुद्ध उपनिवेशों के स्वाधीनता ने फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र राज्य वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था।
चूँकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। यहाँ पर क्या हुआ था, तो 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों के स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। 1776 ईस्वी में अमेरिका से रिलेटेड था और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन से रिलेटेड था। 1776 ईस्वी में क्या हुआ था, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 से ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों के स्वाधीनता ने फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज था। फ्रांस कैसा राज था, तो शक्तिशाली राज था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधन की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। अतः क्रांति के उत्तरदायित्व कारणों का व्याख्या निम्न तरीके से की जा सकती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे राजनीतिक कारण, ये सब क्या था, फ्रांस की क्रांति किस तरह से हुआ था, जो हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक कारण आखिर क्या था। तो फ्रांस में कैसा राज था, तो फ्रांस एक शक्तिशाली राज था जो उत्तरी अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका के मेडागास्कर का टापू पर अधिकार कर लिया था। फ्रांस उस समय अमेरिका से भी शक्तिशाली राज था। राज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो देश, कंट्री। आगे पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिक कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का। तो फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण पहले हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे आखिर क्या था। तो निरंकुश एवं अयोग्य शासक, इसमें पहले लुई चौदहवां और लुई 16वें के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। लुई 14वां एक शक्तिशाली शासक था और लुई 14वां के बाद जितना भी शासक ये सब आया वो सब अयोग्य शासक था और फिजूल खर्ची था। लुई 14वां क्या था, तो स्ट्रॉन्ग शासक था और उसके बाद जितने भी शासक आए सब अयोग्य शासक और फिजूल खर्ची था। राजनीतिक कारण क्या था फ्रांसीसी क्रांति के, तो निरंकुश एवं अयोग्य शासन था। संसद की बैठक 175 वर्ष तक नहीं बुलाई गई थी। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति थी। स्वायत्त शासन का अभाव था और मेरी अनियोनियत का प्रभाव। मेरी अनियोनियत कौन था, तो लुई 16वां की पत्नी थी। ये भी बहुत फिजूल खर्ची थी। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव। तो राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। फ्रांस में एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। बूर्बो राजवंश के लुई 14वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अनियोनियत के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफ़ी रुपये लुटाती थी। वो अपने खास आदमियों के ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी।
राजा की वर्साई स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका की तरह उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे क्या था तो तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया। पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया था। फ्रांस में उस समय किस तरह का शासन था तो राजतंत्रात्मक शासन था। और लुई 14वां का संबंध किससे था तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लुई 14वां के बाद जो भी शासक आए वो क्या थे, अयोग्य साबित हुए, अयोग्य सिद्ध हुए। और 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ तो उसका पूरा साम्राज्य एक अयोग्य शासक था और उसका विवाह भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एक अन्योन्यत के साथ हुआ था। वह एक लुई 16वां अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्च एवं अयोग्य था। मतलब लुई 14वां जो था जो स्ट्रॉन्ग शासक था, उसके बाद जो भी मतलब शासक आया लुई 14वां के बाद लुई 16वां ये सब, तो वो सब अयोग्य शासक था और फिजूल खर्ची था, अत्यधिक निरंकुश था। और लुई 16वां की जो पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी वो उत्सवों में काफ़ी रुपए लुटाती थी और अपने खास आदमी को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी। और उन्होंने 15,000 अधिकारी राजा के वर्साई स्थित महल में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है राजा के वर्साई स्थित महल कौन सा महल तो राजा के वर्साई स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे परंतु वेतन के रूप में अपार धनराशि लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। मतलब इन लोग बहुत ज़्यादा खर्चीला टाइप का था, अयोग्य शासक था, जिससे वहाँ के जनता में आक्रोश की भावना ये सब उत्पन्न हुई। यही सब कारण राजनीतिक कारण था वहाँ का। लुई 16वां का शासनकाल में अमेरिका की तरह उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करने पर फ्रांस में 10 अरब रुपया वहाँ पर खर्च हुआ था। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या था तो लिब्रे फ्रांस का। और भी कर्ज बढ़ गया था ब्रिटेन से आज़ाद कराने में। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका की तरह उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। यहाँ पर मतलब बोलने का मतलब ये है कि ब्रिटेन तो सबसे शुरुआत से ही बहुत ही शक्तिशाली राज था, लेकिन उसी के पैरेलल में फ्रांस भी एक शक्तिशाली राज्य था। राज्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कंट्री। तो ब्रिटेन बहुत सारे कंट्री को अपने इंड में गुलाम बना के रखे हुए थे, लेकिन फ्रांस था जो अमेरिका के 13 उपनिवेश जितना थे उसको आज़ाद कराने के लिए कितना रुपया खर्च किया था तो 10 अरब रुपया। फ्रांस का संबंध अमेरिका से कुछ अच्छा था, इसलिए 13 उपनिवेश वहाँ ब्रिटेन से आज़ाद कराने में 10 अरब रुपया खर्चा किया था। 10 अरब लिब्रे यहाँ पर तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी जो ब्रिटेन से 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था फ्रांस ने। ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली राज था उस समय का और उसी के पैरेलल में फ्रांस भी एक अधिक शक्तिशाली राज्य था। फिर उन्होंने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया और पहले से भी फ्रांस पर कर्ज चल रहा था और 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में और 10 अरब रुपया खर्च बढ़ गया, जिसके कारण ये फ्रांस की क्रांति हुई और मतलब कि जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया वहाँ पर। यही सब राजनीतिक कारण थे।
और आगे हम लोग पढ़ेंगे निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पर। यद्यपि स्टेटस जनरल संसदीय संस्था थी, स्टेटस जनरल संसदीय संस्था थी फ्रांस की, लेकिन राज की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि 1614 के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वां के निरंकुशता से इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था, मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। ये बहुत बड़ा कथन था लुई 14वां का कि मैं ही राज हूँ शब्द किसने कहा है, किसका कथन है, तो लुई 14वां का। लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था, अतः उस समय राजा की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह का गुणों का अभाव था। यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेटस जनरल फ्रांस की संसदीय संस्था थी, लेकिन वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। और निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि वहाँ पर 1614 के बाद 175 वर्षों तक कोई बैठक नहीं हुआ था। और लुई 14वां की निरंकुशता से इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था क्या, कि मैं ही राज हूँ। चूँकि वह लुई 14वां एक योग्य शासक था, और उसके बाद जितने भी शासक आए वो क्या थे, तो अयोग्य शासक थे और फिजूल खर्ची थे। और ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं ही राज हूँ शब्द किसने कहा था, तो लुई 14वां ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे राज की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। पार्लमा नामक संस्था क्या थी, तो राज की निरंकुशता एवं स्वेच्छा पर अंकुश लगाने के लिए था, जिसकी संख्या 17 थी। पार्लमा की संख्या कितना था, तो 17 था, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। पार्लमा एक तरह का न्यायालय था। न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। ये पद वंश क्रमानुगत होते थे, मतलब कि पार्लमा एक न्यायालय के रूप में काम करता था, और उसका जितने पद था जो वंश क्रमानुगत होते थे, इसलिए न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। और आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर बात मनवाने के लिए बाध्य करते थे। और इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का नियंत्रण होता था, मतलब कि जो भी पार्लमा था कोर्ट टाइप का, न्यायालय टाइप का, तो उस पर कुलीन वर्ग का लिए सुरक्षित होता था, और उसका पद वंश क्रमानुगत होते थे। और राजा अपना पैसा देकर अपना बात को न्यायालय में मनवाने के लिए बाध्य करते थे। तो इस तरह हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, और भी हम लोग आगे अगले क्लास में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये 2-3 क्लास और चलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।